सबको ये चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा मौजू थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो टॉपिक है आज का जो मैंने सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए, वो स्टूडेंट्स के लिए भी है और जो यंग लॉयर्स जिन्होंने भी ज्वाइन किया है इस प्रोफेशन को उनके लिए भी। आज का जो हमारा मौजू है वो सीपीसी से रिलेटेड है। सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, जो लोग सिविल साइड पे प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनको मेमोराइजेशन, ऑर्डर और रूल की मेमोराइजेशन ज़रूरी है कि अगर वो मेमोराइजेशन करते हैं तो उन्हें आसानी हो जाती है। दूसरे उनको स्टेप्स के बारे में भी पता चल जाता है कि हमने किस तरह से क्या स्टेप्स फॉलो करने। तो आज जो हम मौजू रखा है वो थोड़ा सा उसको बयान करने का, उसे समझाने का तरीका मैंने थोड़ा सा डिफरेंट रखा है। जिस तरह से हम छोटी क्लासों में जब होते थे तो हमें पोइट्री के ज़रिए जो है वो हमें सबक याद कराया जाता था, वो आज भी पोइट्रीज हमें याद हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसी स्टोरी बनाएं कि उस स्टोरी की बुनियाद पे हम ऑर्डर्स और रूल मेमोराइज करें ताकि वो हमारे जो है प्रोफेशन में काम आ सकें। जैसे कि फर्ज कीजिए कि एक शख्स जिसका किसी दूसरे शख्स के साथ सिविल डिस्प्यूट है। अब जब दो लोगों के दरमियान एक सिविल डिस्प्यूट है तो उसके लिए सबसे पहले हम ऑर्डर 1, जो हमारा ऑर्डर 1 है सीपीसी का, वो कहता है पार्टीज टू सूट, यानी कि कौन लोग हैं जिन्हें पार्टी बनाया जाए। अब हम अगर किसी शख्स को जब हम पार्टी बनाते हैं तो पार्टी जो बनाया जाता है, अगर हम उसकी डेफिनेशन में अगर हम जाएं तो ऑल पर्सन्स में बी ज्वाइन इन वन सूट एज अ प्लेंटिफ इन whom right or relief in respect of arising out the same act or transaction or series। एक शख्स जब दूसरे शख्स को पार्टी बनाते हैं हम किसी सूट के अंदर, किसी सिविल डिस्प्यूट के अंदर, तो वो हमें कहाँ मिलेगा? ऑर्डर 1 में मिलेगा कि हम ऑर्डर 1 में उसको पार्टी बनाएंगे। उसकी अगर फर्दर हम क्लियरली और भी थोड़ी सी डिटेल में जाएं तो ऑर्डर 1 में एक रूल 10 मौजूद है जिसमें किन लोगों को हम पार्टी के तौर पे ऐड कर सकते हैं और किन लोगों को गैर ज़रूरी पार्टीज को हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब जब दो लोगों के दरमियान कोई सूट है तो जाहिर है कि आप किसी भी अदालत में ऐसे तो नहीं चले जाएंगे। उसके लिए आपको बाकायदा एक सूट को फ्रेम करना पड़ेगा। फ्रेम ऑफ सूट से मुराद हमारी ये है कि हम उसको बाकायदा एक प्लेंट की शक्ल में, एक तहरीरी दावे की सूरत में हम अदालत में लेकर जाएंगे। जब आप अदालत में किसी सूट को लेकर जाते हैं, जो फ्रेम करते हैं सूट को, तो वो ऑर्डर 2 के तहत करते हैं। जब आप एक सूट फ्रेम हो जाता है तो उसके बाद अब आप उसको, उस केस को आप जो लेके जा रहे हैं किसी अदालत में, तो वो चीज़ हमें ऑर्डर 3 में मिलती है। ऑर्डर 3 हमें ये कहता है कि जी अगर कोई ऐसा मामला जो आप अदालत में लेके जा रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई रिकग्नाइज एजेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। रिकग्नाइज एजेंट का से मुराद यहाँ पर 2 हैं कि या तो आप पावर अटॉर्नी के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं, वकील के जरिए फाइल कर सकते हैं, या प्लीडर के साथ फाइल कर सकते हैं। अब आपने एक वकील साहब ने जो कि दावा आपका जब अदालत में लेकर जाएंगे तो हम वो अदालत में जब जाएगा तो वो इंस्टीट्यूशन करेगा सूट की। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट जो है वो आपको कहाँ मिलेगा? ऑर्डर 4 में मिलेगा। अगर आप ऑर्डर 4 देखेंगे तो वहाँ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में कहा गया है
फिर उसको हम फर्दर अगर डिटेल में जाएं तो किस अदालत में आपने जाना है, किस इलाके की अदालत में जाना है, तो वो फर्दर उसमें डिफाइन किया गया है। अब जब आप अदालत में केस दाखिल कर देते हैं, जहाँ जो हमने शुरू में एक स्टोरी बनाई थी कि एक शख्स ने दूसरे शख्स के खिलाफ एक सिविल मुकदमा पहले एक अदालत में जाने से पहले फ्रेम किया सूट को ऑर्डर 2 में, उसके बाद उसने एक रिकग्नाइज एजेंट लिया ऑर्डर 3 में, जो कि एक वकील भी हो सकता है, एक प्लीडर भी हो सकता है। उसके बाद उसने वो सूट जाकर एक अदालत में दाखिल कर दिया, जिसे हम इंस्टीट्यूशनल सूट कहेंगे, और वो ऑर्डर 4 में मिलता है। उसके बाद जब आप केस दाखिल कर देते हैं तो फिर अदालत क्या करेगी अदालत वो हमें ऑर्डर 5 में मिलता है कि जो अदालत है, जब हम सूट फाइल कर देंगे किसी अदालत में, तो ऑर्डर 5 में वो डिफेंडेंट्स को समन्स जारी करेगी। ऑर्डर 5 में एक इम्पोर्टेंट जो रूल है वो है 20 का 5 रूल 20 के अंदर हम एप्लीकेशन देते हैं रिगार्डिंग सब्स्टिट्यूट सर्विस, कि इस मुकदमे में चूँकि जो नॉर्मल कोर्स में सर्विस नहीं हो रही है, लिहाजा सब्स्टिट्यूट सर्विस कराई जाए। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर 6 आ जाता है। ऑर्डर 6 और 7, अगर हम ऑर्डर 6 और 7 को मिलाएं तो हम इसमें से प्लेन जब हमने ड्राफ्ट की थी, जो हमने फ्रेम ऑफ सूट की जब हमने बात की थी, तो फ्रेम ऑफ सूट जब हमने कहा, तो जब हम फ्रेम ऑफ सूट कर रहे थे तो उस वक़्त हमने ऑर्डर 6 और 7 से मदद ली थी। 6 जो है वो प्लीडिंग्स के हवाले से है, प्लीडिंग्स का से मुराद हमारी रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट की है, और ऑर्डर 6 और 7 जो है, दोनों को अगर हम मिलाएं तो हमारी प्लेंट बन जाती है, और 6 जो है वो प्लीडिंग्स के हवाले से है, ऑर्डर 6, 7 जो है वो प्लेंट के हवाले से है। तो जब हमने ऑर्डर 2 की बात की थी कि फ्रेम ऑफ सूट किस तरह से सूट बनाया जाएगा, तो वो हमने यहाँ से मदद ली थी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्डर 8। ऑर्डर 8 जो है, जब नोट समन्स जो है किसी पार्टी पे सर्व हो जाते हैं, तो उसके बाद वो पार्टी जो है वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करती है, और वो रिटन स्टेटमेंट हम किस तरह से बनाएंगे वो ऑर्डर 8 में हमें डिफाइन किया गया है। ऑर्डर 8 और 6 को जब आप मिलाएंगे तो आपका रिटन स्टेटमेंट बन जाएगा। ऑर्डर 8 के अंदर ही एक रूल मौजूद है 10 का, अगर डिफेंडेंट ने 1 माह से ज़्यादा अरसे के बाद अगर उसने रिटन स्टेटमेंट फाइल किया है, तो उस सूरत में जो है सूट डिक्री हो सकता है, एक्स पार्टी डिक्री हो सकता है, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हैं, चूँकि वो 1 माह से ज़ायद अरसे में रिटन स्टेटमेंट फाइल किया गया है आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस। उसके बाद आ जाता है ऑर्डर 9। ऑर्डर 9 जो है वो अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ के हवाले से है, और नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ के हवाले से है कि अगर पार्टी अपीयर होती है तो वो फिर किस तरह से प्रोसीड करेगी, अगर पार्टी अपीयर नहीं होती है तो उस सूरत में एक्स पार्टी डिक्री कोर्ट एग्जीक्यूट कर सकती है। कोर्ट जो है वो आपको एक्स पार्टी डिक्री दे देगी, एक्स पार्टी डिक्री। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्डर 10 के अंदर। ऑर्डर 10 जो है वो एक ऐसा ऑर्डर है जिसके तहत अदालत जो है वो दोनों पार्टीज़ को कॉल करती है कि जी अगर आप इसमें मसाहलत करना चाहें तो आप इसमें मसाहलत कर लें। उसे हम 10(2) की कंप्लाइंस कहते हैं। दोनों पार्टीज़ को, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स को बुलाया जाता है अदालत में जज साहब के पास, और वो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाती हैं। अगर वो फेल हो जाती हैं तो फिर फर्दर प्रोसीड किया जाएगा केस। अगर वो फेल नहीं होती हैं तो उस वक्त जो है सूट जो है वो कंप्रोमाइज डिक्री भी हो सकता है और विड्रॉ भी हो सकता है। दोनों सूरतें उसमें आ सकती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्डर 11 की बात करते हैं। ऑर्डर 11 जो है वो डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से है, डिस्कवरी और इंस्पेक्शन के हवाले से। डिस्कवरी से मुराद हमारी
बाद औक़ात ऐसा होता है कि जब दावा हम दाखिल करते हैं, जवाब दावा आ जाता है, तो हमें ये इल्म में आती है बात कि भाई प्लेंटिफ ने या डिफेंडेंट ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसके पोजीशन में हैं और उसने वो फाइल नहीं किए। तो उस सूरत में हम ऑर्डर 11 रूल 12 के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, डिफेंडेंट भी कर सकता है, प्लेंटिफ भी कर सकता है कि वो जो डॉक्यूमेंट अदर साइड के पोजीशन में है उनको फाइल किया जा सके, उनको इंस्पेक्ट किया जा सके। इस एप्लीकेशन में ख़ास एक चीज़ जो 11 रूल 12 में है वो ये है कि इसके साथ हम एफिडेविट फाइल नहीं करते। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर 12 आ जाता है। एडमिशन के बाद जो है एडमिशन की बात करते हैं ऑर्डर 12 में। ऑर्डर 12 के एडमिशन से मुराद इसमें यह है कि अगर दो पार्टीज़ के दरमियान कोई जो हमने सूट फाइल किया था और रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट आकर कोई चीज़ एडमिट करता है, फैक्ट्स एडमिट करता है, तो उस सूरत में 12 रूल 6 की हम एप्लीकेशन दे सकते हैं कि 12 रूल 6 में जो है वो प्लेंटिफ एप्लीकेशन देगा कि चूँकि डिफेंडेंट ने एडमिट किया है फैक्ट्स को, लिहाजा ये सूट जो है वो डिक्री कर दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्डर 13 में। 13 जो है हमारे पास वो है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कि अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट रह गया है जो आपने फाइल करना था, तो वो आप 13 के अंदर फाइल कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे रह गए थे, लिहाजा अदालत अलाउ करे कि हम इन्हें फाइल कर दें। उसके बाद हम आते हैं ऑर्डर 14 पे। 14 जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है और इस ऑर्डर में हम इश्यूज़ की बात करते हैं कि किन इश्यूज़ की बुनियाद पे आपका केस प्रोसीड करेगा। प्लेंटिफ भी अपने इश्यूज़ देगा, डिफेंडेंट भी अपने इश्यूज़ देगा, फिर अदालत जो है उन्हें ऑर्डर 14 में जो है वो फाइनलाइज करेगी। फिर उसके बाद अगर आप कोई एतराज़ करना चाहें या आप उसमें मज़ीद अमेंडमेंट्स चाहते हैं तो उसमें भी आप ऑर्डर 14 में ही दरख्वास्त दे सकते हैं और उस सूरत में आप उसमें अमेंडमेंट भी इश्यूज़ में करा सकते हैं। उसके बाद जो है 14 के बाद हमारे पास जो है सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के बाद हम आ जाते हैं कि डिस्पोजल ऑफ सूट के हवाले से है कि सूट किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, क्या उसकी प्रोसीडिंग्स होंगी। उसके बाद जो है 16 में जो है हम एप्लीकेशन देते हैं रिगार्डिंग समन्स ऑफ विटनेसेस कि हमने अगर किसी को विटनेस के तौर पे बुलाना है जो हमने लिस्ट ऑफ विटनेस में नहीं दिया है, तो उस सूरत में हम एक ऑर्डर 16 की एप्लीकेशन फाइल करेंगे ताकि विटनेसेस को समन कराया जा सके। ऑर्डर 17 जो है वो एडजॉर्नमेंट के हवाले से है कि कभी किसी भी वजह से वकील जो है या पार्टी अगर कोर्ट में नहीं आई है तो उस सूरत में दोनों पार्टीज़ यानी प्लेंटिफ भी दे सकता है, डिफेंडेंट भी ऑर्डर 17 रूल 1 और 2 की एप्लीकेशन दे सकता है एडजॉर्नमेंट के हवाले से ताकि उस केस को एडजॉर्न किया जा सके। उसके बाद हम आ जाते हैं 17 के अंदर के बाद आ जाते हैं 18 में। 18 जो है वो एग्जामिनेशन है विटनेसेस की, जो हम क्रॉस एग्जामिनेशन जिस तरह से करते हैं। बाज़ केसेस में हम एग्जामिनेशन इन चीफ कराते हैं पार्टीज़ का, फिर क्रॉस एग्जामिन करते हैं। बाज़ केसेस में हम जो है एफिडेविट इन एविडेंस देते हैं, जो एफिडेविट जो है आप ऑर्डर 19 में देते हैं कि एफिडेविट इन एविडेंस रेंट के मैटर्स में हम देते हैं, बैंकिंग के मैटर्स में देते हैं, और भी बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हम एफिडेविट इन एविडेंस भी दे सकते हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ डायरेक्ट भी करा सकते हैं दोनों सूरतों में। फिर उसके बाद आपके फाइनल आर्गूमेंट्स आते हैं। फाइनल आर्गूमेंट्स आपके किसी ऑर्डर के तहत नहीं है, ये एक प्रोसीजर है। और उसके बाद जो है 20 के अंदर जजमेंट आ जाती है। 20 में आपकी जब जजमेंट आ जाती है तो उसके बाद जो है आपका पूरा जो प्रोसीजर है जो हमने आज डिस्कस करने की कोशिश की है वो आपका एक कंप्लीट हो जाता है। जो हमने ऑर्डर 1 से लेके 20 तक जो मुख्तलिफ ऑर्डर्स हैं और उन ऑर्डर्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये हमने एक शॉर्ट जो एक डिस्कशन रखी है। इसकी डिटेल में इंशाल्लाह फिर हम हर ऑर्डर की एक अलग वीडियो भी बनाएंगे। इस हवाले से आपके जो भी कोई सवालात हों वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, आप उस पर भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह
मैं कोशिश करूँगा कि आपके तमाम जवाब दे सकूँ। साथ साथ अब हम लीगल ड्राफ्टिंग की तरफ भी आ रहे हैं। जो सबसे बुनियादी चीज़ हमारे पास ड्राफ्टिंग जो है यंग लॉयर्स के लिए ख़ास तौर पे, जो बहुत परेशान होते हैं जब प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं कि जी अब हम किस तरह से प्लेन ड्राफ्ट करें, किस तरह से हम रिटन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करें, किस तरह से हम मिसलेनियस एप्लीकेशंस ड्राफ्ट करें। तो इंशाल्लाह फर्दर उस पर काम कर रहे हैं और आप लोगों के लिए मैं इंशाल्लाह ज़रूर वो वीडियोस भी बनाऊंगा। कोई भी सवाल हो सिविल्स की साइड से तो आप इस कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, क्योंकि ये हम सिर्फ इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक समझने की बात थी कि हम एक चीज़ को आम फहम ज़बान में समझ सकें। इसमें कोई लॉ ज़ाहिर है इन्वॉल्व है इसमें, लेकिन इसको हमने बहुत आम फहम ज़बान में डिस्कस किया है ताकि मेरे जो यंग लॉयर्स हैं वो इसको बेहतर तौर पे समझ सकें, जो स्टूडेंट्स हैं वो बेहतर तौर पे समझ सकें। अपना और अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।